गुड मॉर्निंग बच्चों। कल क्या कर रहे थे हम लोग? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन चल रहा था। ट्रांसक्रिप्शन में बेटा स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में मैंने हाँ बिल्कुल, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हो गया था बेटा। एक्टिवेशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट सेकेंड स्टेप पे थे हम लोग, ठीक है ना। तो एक पहले तो एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होगा बेटा, उसके बाद डीएनए टेम्पलेट चाहिए हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए। इसमें क्या लिखवाया था हमने? ड्यू टू स्पेसिफिक सिग्नल्स इन प्रमोटर रीजन डीएनए ओपन एंड रेडी टू ट्रांसक्राइब। यहां तक हो गया था शायद, है ना। अब बेटा इसके बाद क्या होगा? बेस पेयरिंग होती है। बेस पेयरिंग होती है मतलब राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट हेडिंग तो थर्ड होगा शायद, जो भी होगा। क्या होगा बेटा इसके बाद? बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का मतलब राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट ये टूट जाता है बेटा, और इसमें से लिबरेट होती है क्या? एनर्जी। मतलब राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है ना, तो राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा, प्लस यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देता हूं, प्लस पीपीआई। मतलब दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकलेंगे, और ये राइबो न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा, वो उसमें जुड़ जाएगा। इसी को हम बेस पेयरिंग बोलते हैं, ठीक है ना। और इससे एनर्जी वो निकलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ इसमें H2O लगेगा बेटा। एक्चुअली क्या लगेगा इसमें? फॉस्फेट ग्रुप को निकालने में आप जानते हो, हमने बताया था कि जब बेस पेयरिंग होती है बेटा, तो वो डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, ठीक है। अब वाटर ऐड होगा तब फॉस्फेट ग्रुप अलग होगा। मतलब ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दो फॉस्फेट ग्रुप हैं पीपीआई, इसमें क्या जुड़ेगा बेटा? वाटर लगेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब पी आई प्लस क्या? प्लस क्या लिखूं मैं? बताओ बताओ बताओ, तब मैं लिखूंगा। देखो ये दो फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गए, वाटर लगा इसमें बेटा, है ना। तो पी आई प्लस क्या लिखें? या आईपी प्लस क्या लिखें हम? O2 नहीं बेटे, O2 क्यों? O2 नहीं, मैं बता हिंट दे रहा हूं आपको। जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बेटा जब डिटैच होता है, अलग होता है, तो क्या निकलती है? एटीपी से जब अलग होगा तो क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, एनर्जी। बिल्कुल सही बात है बेटा। एडीपी वो तो चलो, यहाँ पे एडीपी नहीं है ना, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का कैरियर बेटा एडीपी नहीं है, ये न्यूक्लियोटाइड खुद ही कैरी कर रहे हैं बेटा फॉस्फेट ग्रुप को। यही तो बात है, यही तो बात है। ऑटो कैटालिटिक इन नेचर है, पहले अपनी व्यवस्था एनर्जी की खुद ही कर लेता है बेटा। नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होते हैं, वो एटीपी का इंतजार क्यों करेंगे बेटा? सेंसिटिव प्रोसेस है ये, डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए ट्रांसक्रिप्शन सेंसिटिव प्रोसेस है बेटा। तो इसके लिए एनर्जी कहीं खोजने नहीं जाएंगे वो एटीपी से, समझ रहे हो। खुद ही अपने पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रखते हैं वो। ये बात सबको समझ में आ गई? ये सबको समझ में आ गया समझ में बेस पेयरिंग? या सर नो लिखो जल्दी फटाफट, मैं आगे बढ़ू, नहीं तो अभी किसी को डाउट हो तो मैं समझा के आगे बढ़ूंगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं। ओके 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 ओके। तो फोर्थ, फोर्थ ठीक है बेटा, फोर्थ देखते हैं क्या होता है। इसके बाद होगा बेटा चेन फॉर्मेशन।
चेन फॉर्मेशन होगा। चेन फॉर्मेशन मतलब वही आरएनए की का स्ट्रैंड का बनना, ठीक है। तो अब यहां पे 3 डैश है और ये 5 डैश है। जो मैं डायरेक्शन लिख रहा हूं बार बार आप लोग उतनी बार लिखते रहो ताकि वो रट जाए, याद हो जाए, कभी कंफ्यूजन ना रहे बेटा। मैं बता रहा हूं 3 डैश 5 डैश, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन कॉन्टिन्यूअस जिसपे होता है, डीएनए रेप्लिकेशन जिसपे कॉन्टिन्यूअस होता है, वो टेम्पलेट स्टैंड का डायरेक्शन क्या होता है? 3 to 5 और 5 to 3? बताओ आप लोग अगर याद है तो। 3 to 5 या 5 to 3? लीडिंग का मैं पूछ रहा हूं, लीडिंग का, लीडिंग का या किसी में भी डीएनए रेप्लिकेशन किधर से किधर को होता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्टैंड? 3 to 5 और 5 to 3? डीएनए रेप्लिकेशन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 to 5 डैश होता है बेटा या 5 to 3 डैश होता है? विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्टैंड, बार बार मैं बोल रहा हूं। निशांत ने अभी जवाब दिया भाई। आप लोग लिख पहले देते हो बाद में आता है क्या? ऐसा कुछ है शायद। चलो ठीक। अरे कि ये कौन 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 लिख रहा है? अभिजीत और गौतम, क्या क्या बात है? हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है सही तरीके से बेटा? क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो आप लोग? 5 to 3 कैसे हो जाएगा बच्चों? 5 to 3 कैसे होगा बताना जरा। 3 to 5 होगा, 3 to 5 होगा। गौतम भी शायद थे इसमें। गौतम आपने भी लिखा था 5 to 3। अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर से बोलो, फिर से बोलो, कंफर्म हुआ या नहीं हुआ? सर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? रिस्पेक्ट टू टेम्पलेट स्ट्रैंड बेटा, टेम्पलेट स्ट्रैंड। यही क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेगा? ये एकदम याद होना चाहिए बेटा। देख इधर मैं फिर से रिपीट करता हूं, कंफ्यूजन हो तो बोल देना। ये डीएनए रेप्लिकेशन में बेटा ये ओपन हुआ, रेप्लिकेशन 4 किए है, यहाँ पे 3 डैश है, यहाँ पे 5 डैश है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पे 5 डैश है। तो ये लीडिंग स्टैंड है, ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है। यहां पर भी इधर से इधर को ही होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज मूव्स 3 to 5 डैश डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। देख लो ये टेम्पलेट है तो 3 से 5 की तरफ जा रहा है, 3 से 5 की तरफ जा रहा है। और न्यू स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में 5 to 3 होगा। ये न्यू स्ट्रैंड है बेटा तो इसका 5 है और ये 3 है। डीएनए रेप्लिकेशन भी बेटा किधर से किधर को जा रहा है? 5 to 3 डैश मूव करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू स्ट्रैंड, एंड विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑलवेज मूव फ्रॉम 3 डैश टू 5 डैश प्राइम। क्लियर है बेटा? सब कुछ ओके है? जिसने भी लिखा था 5 to 3, गौतम वगैरह, अभिजीत, ठीक है सबका ओके? जिसका ओके नहीं है वो फिर से लिखे तो मैं बताऊंगा, अभी फिर से बताऊंगा मैं। मतलब सबका ओके है। चल अब इधर देखो, तो यहां पर भी बेटा आपको एक चीज याद रखनी है, वो डीएनए रेप्लिकेशन था और ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। वहां पे डीएनए से डीएनए बनाया जा रहा था, यहां पे डीएनए से आरएनए बनाया जा रहा है। लेकिन बेटा यहां भी सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए डायरेक्शन सेम रहेगा। कंफ्यूज ना हो कभी, इसीलिए मैंने उसका एग्जांपल यहां पे बताया। डायरेक्शन सेम रहेगा। एक टॉपिक को समझाने के लिए 2 दिन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए। देखो इधर अब ये 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन है बेटा, यहाँ पे 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन है। बेस पेयरिंग ऐसे है, यहाँ पे बेस पेयरिंग है, देख लो। चलो ठीक है, बेस पेयरिंग है बेटा। आरएनए पॉलीमरेज के बिना तो ये सिंथेसिस हो ही नहीं सकती बेटा। तो मान लेते हैं यहाँ पे बेटा कि आरएनए पॉलीमरेज भाई साहब यहाँ पे आ गए, और आरएनए पॉलीमरेज एक्चुअली ये 3 डैश
पे अटैच होगा। टाटा बॉक्स में आप जानते हो, टाटा बॉक्स, TA एटी रिच, टाटा TA एटी है ना, टाटा बॉक्स के साथ अटैचमेंट बनाएगा आरएनए पॉलीमरेज। उसके बाद क्या होगा बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड्स, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता हुआ चला जाएगा, और ये पॉलीमरेज एंजाइम यहां से यहां पे आ गया मान लो, और इसने सिंथेसिस करा दिया ये आरएनए की, देख लो ये आरएनए बनता चला गया। इस न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए का डायरेक्शन बेटा क्या है, 5' to 3' डायरेक्शन होगा, 5 to 3' डायरेक्शन होगा, देख लो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं चेन फॉर्मेशन। पॉलीमरेज एंजाइम जोड़ता चला गया, अब क्या होगा बेटा, यहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज को टाटा बॉक्स को रीड करने में हेल्प किया था सिग्मा फैक्टर। और जैसे ही पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता है बेटा, सिग्मा फैक्टर तो यहीं पे साथ छोड़ देता है, लेकिन इसके साथ एक एंजाइम एक फैक्टर और लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं रो फैक्टर, रो RHO, रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर, जिसको हम P से दिखाते हैं, इस तरह से लिखते हैं रो फैक्टर टर्मिनेशन कोडॉन को रीड कर लेता है, और जैसे ही टर्मिनेशन कोडॉन आएगा बेटा, रो फैक्टर इस पॉलीमरेज एंजाइम को पकड़ के वहां से बाहर कर देगा, तू चल बाहर निकल जा। तो पॉलीमरेज एंजाइम बाहर आ जाएगा बेटा यहाँ पे, और ये जो है हमारा आरएनए जो सिंथेसाइज हुआ है 5' to 3' डायरेक्शन यहाँ पे आ गया, मतलब चेन फॉर्मेशन, ठीक है, चेन फॉर्मेशन। उसके बाद आता है लास्ट, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा, फिफ्थ पॉइंट आता है बेटा डुप्लेक्स फॉर्मेशन। डुप्लेक्स फॉर्मेशन क्या है, डीएनए की जो डीक्वाइलिंग हुई थी, एक्चुअल में डीएनए की जो डीक्वाइलिंग हुई थी बेटा, वो फिर से रिक्वाइलिंग हो जाएगा लास्ट में, इसको हटने के बाद, इसको बोलते हैं बेटा डुप्लेक्स फॉर्मेशन, है ना। आफ्टर, इसमें लिख लो, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए डुप्लीकेशन में मैं बोल रहा हूं, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए एस्टैब्लिश linkages amongst complementary base pairs, मतलब डीएनए का डुप्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, आरएनए बाहर निकल गया, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट। अब अगर आप घर पे बैठे हो बेटा, जिस किसी के पास अभी ओपन है वो तो ठीक है, नहीं तो जिस किसी के पास अभी एनसीईआरटी नहीं है वो ले आए अपनी एनसीईआरटी, या किसी के पास अगर पीडीएफ फाइल हो तो दूसरे फोन में ओपन करके देख सकते हो अभी आप, क्योंकि इस फोन में जिसमें आप देख रहे हो, एक मिनट, हाँ बिल्कुल मैं रुक गया हूं अभी, एक इसीलिए तो बोल रहा हूं मैं कि मैं रुका हुआ हूं, ठीक है। अगर हो तो घर में दूसरा फोन हो तो उसमें आप लोग ओपन कर सकते हो। एनसीईआरटी का पेज नंबर तो मुझे नहीं याद है किस पेज में है, बट ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक में देख लो, वहां पे इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाला एक डायग्राम बनाया है आरएनए सिंथेसिस का। मिल गया ट्रांसक्रिप्शन का डायग्राम मिल गया, ठीक है। अब उसमें देखो, उसी के बारे में हम बात करेंगे अभी। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पहले देखेंगे बेटा, और उसके बाद देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। तो पहले हेडिंग दो आप लोग, है ना, प्रोसेस की बात कर रहे हैं, वैसे पहले ही हम हेडिंग दे चुके हैं, प्रोसेस अब देखेंगे। तो पहले लिखता हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। बेटा इसमें 3 स्टेप होते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में। बेटा 3 स्टेप होते हैं, रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ, पहला है रिकॉग्निशन एंड इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या स्टार्ट कोडॉन, स्टार्ट कोडॉन, ठीक है, या mRNA सिंथेसिस, ठीक है। और ये करता कौन है भाई, ये कौन करता है, बाई RNA पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर। RNA पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर, ये दोनों मिलके ये काम करते हैं। उसके बाद आता है बेटा स्टेप इलॉन्गेशन। ये सारा प्रोसेस आज देखने वाले हैं। इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन मतलब चेन की लेंथ बढ़ती चली जाती है, उसी को हम इलॉन्गेशन बोलते हैं, है ना। या पॉलीमराइजेशन या एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, इलॉन्गेशन को ही क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमेराइजेशन या एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आप लिख सकते हो, है ना, एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, एडिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लिख सकते हो। ये कौन करता है, ये कौन करता है, पॉलीमरेज एंजाइम, RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्लस रो फैक्टर, ठीक है, रो फैक्टर बाय RNA पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर, RHO, रो फैक्टर, स्मॉल p जैसा कुछ दिखाते हैं, ठीक है ना। अब है बेटा इसके बाद आता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन कौन करता है बेटा, ओनली बाय रो, मतलब वही रो फैक्टर, रो फैक्टर टर्मिनेट कर देता है चेन को, समझ में आ गया बेटा। वहां पर एनसीईआरटी में ट्रांसक्रिप्शन में एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनिशिएशन, यहाँ पे है बेटा इनिशिएशन, ठीक। अब ये डीएनए है बेटा, ठीक, ये 3' डायरेक्शन है, ये 5' है, ये 5' होगा, ये 3' होगा। स्टार्ट कराना है ट्रांसक्रिप्शन को, तो सबसे पहले क्या होगा, इस 3' में प्रमोटर रीजन यहां पे मान लो डीएनए में होगा, तो यहां पे ये 3' है प्राइम, इसमें ये प्रमोटर रीजन है, मान लो ये प्रमोटर रीजन है यहां पे, तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ जाएगा। मतलब यहां पे ये जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है, प्रमोटर तो रीजन होगा, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा प्रमोटर रीजन, और ये ग्रीन कलर से मैंने जो बना दिया ये क्या है, RNA
पॉलीमरेज प्लस क्या होगा इसमें, प्लस क्या होगा, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर को मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, सिग्मा फैक्टर को बेटा इसमें हम ब्लैक से दिखा रहे हैं, ब्लैक से ऐसा याद रखना है। सिग्मा फैक्टर प्लस ये पॉलीमरेज आया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेगा बेटा, मतलब एक चीज और है, इसके जुड़ने के बाद ये डीएनए का डी क्वाइलिंग हो जाता है बेटा, मतलब कि डीएनए थोड़ी देर ओपन हो जाता है, एनसीईआरटी के डायग्राम में देख रहे होंगे, वहां पे थोड़ी सी डी क्वाइलिंग हुई है, और ये डी क्वाइलिंग धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती है डीएनए स्ट्रैंड पे, ठीक है। मतलब ये डीएनए जो है इसके बाद ये 3' है, ये 5' है, 5' है, 3' है, देख लो। अब ये पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर आ गया, देखना जरा, ये पॉलीमरेज एंजाइम यहां पे आ गया, ये क्या है बेटा, पॉलीमरेज एंजाइम है, और इसके साथ रो फैक्टर आके जुड़ गया, देखो रो फैक्टर पी के जैसा, और ये जो सिग्मा फैक्टर है बेटा ये बाहर निकल चुका है, सिग्मा फैक्टर बाहर निकल गया है, देख रहे हो। अब रो फैक्टर इसके साथ जुड़ गया है, और ये ऐसे चलता चला जाएगा, और इससे एक 5' to 3' डायरेक्शन में ये आरएनए बनता चला गया, ठीक। किसी ने कुछ लिखा था, किसने क्या लिखा था, सिग्मा को कौन निकालेगा, सिग्मा को कौन निकालेगा, पेज 109 पे, हाँ ठीक है। सिग्मा फैक्टर को निकालने के लिए बेटा कोई दूसरा नहीं आएगा, वो तो सिर्फ कहां पे अटैच होता है बता, टीए बॉक्स में, टाटा बॉक्स में अटैच करवाता है पॉलीमरेज एंजाइम को, मतलब पॉलीमरेज एंजाइम का हाथ पकड़ के सिग्मा फैक्टर इनिशिएटर कोडॉन तक ले जाके जोड़ देता है। अब क्या होगा, सिग्मा फैक्टर टाटा बॉक्स के साथ अटैच है, वहां से वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसकी एफिनिटी केवल टाटा बॉक्स के साथ है, पॉलीमरेज का एफिनिटी नहीं है, पॉलीमरेज तो अपना काम करते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन सिग्मा फैक्टर की एफिनिटी टाटा बॉक्स के साथ है, वो वहीं रह गया। अब क्या हुआ कि पॉलीमरेज एंजाइम जैसे ही आगे बढ़ा बेटा, अब वो वहां पे अकेले रुक नहीं पाएगा, फिर वो डिटैच हो जाता है अपने आप। ऐसा नहीं है कि पॉलीमरेज एंजाइम वो उनको निकालने में हेल्प करेगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने आप डिटैच हो जाता है वहां से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर है, बोलो बोलो जिसने भी पूछा था। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब इसको हम इलॉन्गेशन बोलेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको हम इलॉन्गेशन बोल रहे हैं। एनसीईआरटी में देख रहे होगे आप लोग, इससे बढ़िया डायग्राम बनाया वहां पे, तो इधर डी क्वालिंग होती चली जाएगी। मान लो ये डीएनए है, सॉरी ये डीएनए है, फिर देखो ये यहां बढ़ता चला गया, ये ऐसा, यहां पे हमने ये पॉलीमरेज एंजाइम अभी मूव कर रहा है, ये पॉलीमरेज एंजाइम है, और इसके साथ बेटा रो फैक्टर यहां पे लगा हुआ है, यहां पे रो फैक्टर लगा हुआ है,
और ये जो है ऐसा, ये इलोंगेशन बोलेंगे इसको, मतलब 5' to 3' डायरेक्शन में आरएनए की सिंथेसिस हो जा रही है, होती जा रही है। इसी को हम बोलते हैं बेटा, दूसरा स्टेप है ये इलोंगेशन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लास्ट स्टेप है ये ऐसे डीएनए है, थ्री डैश 5' 3' यहां पे पॉलीमरेज एंजाइम है बेटा। तो ये टर्मिनेटर कोडॉन आते ही क्या होगा, ये पॉलीमरेज अलग हो जाएगा और रो फैक्टर अलग हो गया। देखो, रो फैक्टर और पॉलीमरेज एंजाइम दोनों अलग हो गए डीएनए फ्रेगमेंट से, और इसकी जो है डीक्वाइलिंग जो हुई थी फिर से रिक्वाइलिंग हो गई, और मैसेंजर आरएनए, ये देखो मैसेंजर आरएनए 5' to 3' डायरेक्शन बन के तैयार है हमारा। और सेपरेशन ऑफ रो फैक्टर एंड पॉलीमरेज एंजाइम फॉर फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड टर्मिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। तो ये तीन तीन मेन स्टेप है बेटा प्रोकैरियोटिक डीएनए आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में, जो बहुत ही सिंपल है। और इसको बढ़िया डायग्राम एक एनसीईआरटी में बना हुआ है, यही डायग्राम, सेम यही डायग्राम बना हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे शायद, तो और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, है ना। अब ये जो बना है यूकैरियोटिक सेल में, एक बात है कि प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक सेल में इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स नहीं पाए जाते, यूकैरियोटिक सेल में एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये वाला जो डायग्राम हमने प्रोकैरियोटिक सेल का बनाया है बेटा, यही अब यूकैरियोटिक सेल में कैसे होता है वो देखने जा रहे हैं। लेकिन आपको एनसीईआरटी से सिर्फ काम नहीं चलाना है, इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा। अगर नहीं बनाया हो तो 2 मिनट का टाइम देता हूं, कॉपी करो जल्दी फटाफट। अब बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट, ठीक है ना। तो यूकैरियोटिक सेल में बेटा 2 एडिशनल complexities are present। 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी पाई जाती है बेटा यूकैरियोट में अलग से, है ना। ये 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी क्या है देखते हैं। पहला तो ये है बेटा, पहला तो ये है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेजेस। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तीसरा है, बता चुका हूं ऐसे मैं, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो है बेटा, ये क्या करेगा, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करेगा। ऐसा आरएनए बनाएगा जो जिससे कि राइबोसोम्स बनाए जाते हैं। आप जानते हो राइबोसोम्स आर द राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं वो, मतलब प्रोटीन प्लस आरएनए के राइबोसोम बने होते हैं विदाउट एनी मेम्ब्रेन, है ना। इनके ऊपर नॉट बाउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती आरएनए के ऊपर, सॉरी राइबोसोम्स के ऊपर। तो जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट होता है बेटा, वो आरआरएनए बनाता है, और आरआरएनए में भी
तीन तरह के आरएनए बनाता है, 28 आरएनए, 18s आरएनए एंड 5.8 टाइप एस टाइप ऑफ आरएनए। मतलब आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए आरएनए, और इसमें भी बेटा कौन सा 28s टाइप ऑफ आरएनए। आप सोचोगे कि ये तो सुना ही नहीं था, सुना था शायद सेल वाले चैप्टर में। बार बार सेंट्रीफ्यूज करते चले जाएंगे बेटा तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, हाँ सुना है, बिल्कुल बढ़िया है। 28s आरएनए, 18s आरएनए एंड 5.8s आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ट्रांसक्राइब precursor of mRNA, precursor of mRNA। सर 30 years एंड 60 years के सब पार्ट है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए which is called HNRNA, मतलब हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है बेटा, ये क्या करता है, इसके बारे हमने पहले बता दिया था आप लोगों को। वैसे तो ट्रांसफर आरएनए का सेक्रेशन करेगा कौन, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और 5s आरएनए भी बनाता है ये। मतलब टीआरएनए, 5s आरएनए एंड स्नर्प का नाम सुना है, स्नर्प या SNRNA, हाँ नहीं सुना होगा। स्नर्प राइबोसोम, स्नर्प अभी मत लिखो, SNRNA लिखो इसको अभी। SNRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। स्नर्प भी बताऊंगा मैं आप लोगों को अभी बाद में, स्नर्प भी बताऊंगा, स्प्लियोसोम्स बनाते हैं वो भी बताऊंगा मैं। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए SNRNA है ना। तो ये सारा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। तो एक तो ये कॉम्प्लेक्सिटी है बेटा, ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। आप ये मत सोचना कि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आता रहता है नीट में, ठीक है ना। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस होता है बेटा, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ये तो पहला था। दूसरा होता है, आप जानते हो, कल कोई बोल रहा था, कल कोई बोल रहा था बेटा, स्प्लिसिंग प्रोसेस। हाँ बेटा ठीक है, स्प्लिसिंग प्रोसेस। स्प्लिसिंग मींस क्या होता है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, टेलिंग एंड कैपिंग। दो तरह का प्रोसेस है बेटा इसमें। पहला है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या होते हैं मैंने कल बताया था आपको। और एक होता है बेटा टेलिंग एंड कैपिंग। टेलिंग एंड कैपिंग है ना। अब टेलिंग और कैपिंग नहीं आता होगा शायद आप लोगों को समझ में, मैं बता रहा हूं अभी, अगले डायग्राम में वही आने वाला है।
तो ये दो कॉम्प्लेक्सिटी बेटा यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो चलो अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के तरफ कि क्या क्या कौन कौन करता है ना। ये वाला प्रोसेस तो आप जानते हो, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में बेटा 5 to 3 days डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ न्यू स्ट्रैंड आरएनए की सिंथेसिस हुई है, ठीक वैसे ही यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। सारा प्रोसेस सेम होता है, डिफरेंस ये है कि एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स जैसी कोई चीज प्रोकैरियोट में नहीं थी यूकैरियोट में होती है। और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो 3 तरह के होते हैं जो अलग अलग तरह के फ्रेगमेंट्स का सेक्रीशन करते हैं, आरएनए फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, राइट। अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, नई चीज इसमें क्या है, नया है बेटा स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं, मतलब नॉन कोडिंग और कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, जिसमें कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस का को निकाल के बाहर करके फिर जो है कोडिंग वाले को जोड़ना ही क्या होता है, स्प्लिसिंग होता है बेटा। टेलिंग और कैपिंग क्या होता है वो भी चलो देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा इसको, स्प्लिसिंग वाले प्रोसेस को। हेडिंग दे दो, क्या दोगे, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लिसिंग एंड टर्मिनेशन। बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। थ्री डैश 5 डैश 5 डैश 3 डैश, ठीक है। यहां पे बेटा प्रोमोटर रीजन है, ये है प्रोमोटर रीजन, और यहां पे ये है टर्मिनेटर रीजन, ठीक है। और इससे जो मैसेंजर आरएनए बना है बेटा वो है ये 5 डैश डायरेक्शन टू 3 डैश डायरेक्शन है ये। बीच में हमने दो जगह ब्लैक कलर से इंट्रॉन्स बना रखे हैं, मतलब नॉन कोडिंग। ये है क्या है बेटा, इंट्रॉन्स। ये इंट्रॉन्स मतलब नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है ये, राइट। और ये जो रेड कलर से है बेटा तो ये है एक्सॉन्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को नहीं होगा मुझे लगता है। सबसे पहला काम अब यहां पे क्या होना चाहिए, देख बेटा ये 5 डैश डायरेक्शन के पास न्यूक्लियोटाइड फ्री है और इधर भी न्यूक्लियोटाइड फ्री है। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो मे बी हो सकता है ऐसा कि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, कोई न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, गुआनिन, है ना, साइटोसिन, यूरेसिल, कोई भी यहाँ पे जुड़ते जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो वो बिना डीएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के होगा, मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा आके यहाँ पे अटैच हो गया बेटा
तो वो कोड बन जाएगा दूसरा, जो किसी प्रोटीन के लिए कोडेड हो सकता है, किसी अमीनो एसिड के लिए कोडेड हो सकता है। तो जो ये जीन है बेटा, जीन का जो कैरेक्टर है वो बदल जाएगा। मतलब ये जो मैसेंजर आरएनए है, एक्सॉन्स जो कोडिंग सीक्वेंस है, उसमें एडिशनल न्यूक्लियोटाइड अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, मतलब दूसरा प्रोटीन बन जाएगा, मतलब दूसरा कैरेक्टर अपीयर हो सकता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि पहले यहाँ पे रोक दिया जाए किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड का जुड़ना, मतलब कोई एक्स्ट्रा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे न जुड़ने पाए, इधर भी और इधर भी। तो होता क्या है बेटा कि यहां पर 7 मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को 5' डायरेक्शन में जाके जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ा जाता है बेटा? यहां पर उसको हम लिखते हैं 7mg, स्मॉल m कैपिटल G। क्या बोलते हैं इसको? 7 मेथाइल, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना इसकी, मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहां पे ले आके जोड़ दिया जाता है, और ये किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने नहीं देता है ना। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम कैपिंग। कैपिंग बोलते हैं बेटा, कैपिंग कर दिया गया। यहां पे ग्वानोसिन पे 7 मेथाइल कैसे होगा बेटा? मेथाइल ग्रुप ऐड कर दिया जाता है उसमें 7th कार्बन पे, सॉरी, ग्वानोसिन क्या है बेटा बता? डाइसाइक्लिक है कि मोनोसाइक्लिक है? बोलो, डाइसाइक्लिक है कि मोनोसाइक्लिक है? ग्वानोसिन डाइसाइक्लिक है। तो वहां पे 7th पोजीशन पे बेटा मेथाइल ग्रुप ऐड किया गया है, एडिशनल। समझ रहे हो? इसलिए बोलते हैं 7mg। हम बहुत ज्यादा डिटेल उसके स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं, हमको बस इतना बताना है कि 7mg उसको बोलते हैं। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा हुआ है मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ दिया जाता है एट 5' प्राइम। 5' प्राइम पे जोड़ना ही क्या होता है? कैपिंग होती है, जिससे कि वो प्रिवेंशन हो जाता है। ये कैपिंग हो गई बेटा। टेलिंग किसको बोलते हैं? पॉली एडेनाइलेशन बोलते हैं इसको बेटा। पॉली एडेनाइलेशन का मतलब होता है यहां पर क्या करते हैं, एडिनिन 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 डैश 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 फ्रॉम अप टू 200 टू 300 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ दिया जाता है, मतलब एक पूंछ बना दी गई एडेनिन की लंबी सी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? टेलिंग बोलते हैं, टेलिंग। या इसी को पॉली एडेनाइलेशन। एडेनाइलेशन का मतलब कि एडेनिन, वाई एडेनिन, क्योंकि ये कोई कोड नहीं है ना बेटा, क्योंकि ये कोई कोड नहीं है और इसको जोड़ना आसान है, एडेनिन। क्योंकि समझ रहे हो, एडेनिन ए जोड़ता जुड़ता चला गया बेटा, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका, पॉली एडेनाइलेशन। या इसी को बोलते हैं एडेनाइलेट रेसिड्यूज और एडेनाइलेट रेसिड्यूज को जोड़ दिया जाता है। इसी को हम बोल रहे हैं बेटा टेलिंग। ठीक है, टेलिंग बोल रहे हैं। तो टेलिंग एंड कैपिंग प्रिवेंट, क्या क्या लिखो, क्या बोल लिखेंगे, बोलो? टेलिंग एंड कैपिंग and tailing prevent RNA prevent to
ज्वाइन एक्स्ट्रा एडिशनल, हाँ एक्स्ट्रा और एडिशनल, हाँ बढ़िया है, एडिशनल, बिल्कुल सही बात है, कुछ भी लिख दो सब सही है। न्यूक्लियोटाइड टू चेंज द जीन स्ट्रक्चर, है ना, ये बढ़िया बात है। मतलब जीन का स्ट्रक्चर चेंज ना होने पाए, आरएनए का स्ट्रक्चर चेंज ना होने पाए बेटा, उसी को प्रिवेंट करने के लिए टेलिंग और कैपिंग हुई है कि एडिशनल न्यूक्लियोटाइड वहां पे न जोड़ने पाए, ये दोनों देखते रहते हैं। तो एक मेन काम तो हमारा हो गया। अब दूसरा काम चलो शुरू करते हैं हम लोग, कौन सा है, हमें इंट्रॉन्स को निकाल के फेंकना है बच्चों बाहर, इसको बाहर फेंकना है। तो ये 3 डैश प्राइम है, ये 5 डैश प्राइम है, और बेटा ये है इंट्रॉन्स, ये है इंट्रॉन्स। तो एक बात जानते हो, अच्छा यहाँ पे कैपिंग में बना दूं, उसको लेके चलना है मुझे। अब ये कैपिंग है बेटा और ये टेलिंग है ना। ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये GUAG रूल बोलते हैं इसको, GUAG रूल्स। मतलब क्या होता है कि ये जो इंट्रॉन्स है बेटा, ये क्या है, मैं फिर से लिख देता हूं, इंट्रॉन, इंट्रॉन है बेटा। तो इंट्रॉन में बेटा GU और AG, मतलब ये जो है स्टार्ट कोडॉन होता है और ये एंड कोडॉन होता है। मतलब यहां भी क्या होगा, GU होगा और इधर होगा AG। मतलब कोई भी इंट्रॉन जो होगा, एक देखो खास बात है वहां भी, है ना, बेईमानी में भी ईमानदारी है, ईमानदारी से बेईमानी करना। देखो ये बेकार के हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो स्टार्ट कोडॉन होता है बेटा, कोड होता है, वो GU होता है और लास्ट वाला AG होता है। एंड विद AG, इंट्रॉन्स स्टार्ट विद GU एंड एंड विद AG। इसी को बोलते हैं बेटा हम GUAG रूल। किसका होता है, इंट्रॉन्स का, इंट्रॉन्स का। ये बात समझ में आ गया, इंट्रॉन्स का समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो आगे बढ़ू मैं, ठीक है। अब बताओ कि अगली क्लास आपकी कितने बजे से है, उसी के अकॉर्डिंग मैं करूंगा आगे कंटिन्यू। अगली क्लास आपकी कितने बजे से है, अगर लेट होगा तो मैं 15-20 मिनट और लूंगा। नहीं है परीक्षित वालिया, नहीं है, बहुत अच्छा भाई, फिर चलो इसको कंप्लीट करते हैं, इसको इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं आज, ठीक है। यहां तक कॉपी कर लिया आप लोगों ने, तो यहां पे एक स्टेटमेंट इवनिंग में है, बढ़िया बेटा, यहां तक कॉपी कर लिए हो तो यहां पे मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखो। यहां तक कॉपी कर लिए तो स्टेटमेंट लिखो। GUAG recognized by, GUAG recognized by splicing apparatus of, GUAG recognized by splicing apparatus, splitting apparatus of SNRNP, SN डैश RNPs। मैंने RNA नहीं लिखा है, RNP लिखा हुआ है। फुल फॉर्म क्या होगा, स्मॉल न्यूक्लियर, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन,
स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, प्रोटीन, और इसी को बोलते हैं बेटा हम स्नर्प्स, इसी को बोलते हैं बेटा स्नर्प्स, SNURPS, स्नर्प्स। एस कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल होंगे, बाकी सारे स्मॉल लेटर से होंगे, है ना। मतलब क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियस में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्नर्प्स या SNRNPs, राइट। वो क्या करते हैं कि GU और AG पे जाके चिपक जाएंगे, पकड़ेंगे उनको, मतलब वो केवल GU और AG को रीड करके इंट्रॉन्स का पता लगा लेते हैं बेटा, ठीक है। आगे कहानी क्या है हम बताते हैं अभी। बट ये जो स्नर्प्स होते हैं इनका एग्जाम्पल लिखो, इनको बोलते कहते क्या है बेटा, जैसे कि U से इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जैसे U1 U2 U3 U4 U5 डैश डैश डैश, U से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इनको हम। प्री RNA के साथ प्रोटीन क्या लिख दिया बेटे, प्री RNA के साथ प्रोटीन मिला के स्प्लियोसोम बनाता है, बिल्कुल बेटा, प्री मैसेंजर RNA के साथ, मतलब हेट्रोजीनियस RNA के साथ। चलो सही 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 बता रहे हो आप। अरे यार मैंने तो इसको ऐसे ही कर दिया। हाँ अब चलो देखो, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा कि स्नर्प्स जो होते हैं, मतलब कि मैंने जो है ये बना दिया, ये 3 डैश प्राइम है और ये 5 डैश प्राइम है, यहाँ पे ये कैपिंग है और यहाँ पे ये टेलिंग है, और यहाँ पे मान लो 2 इंट्रॉन्स मैंने बनाए थे, ये इंट्रॉन्स हैं, ठीक है, इंट्रॉन्स हैं बेटा। और ये जो U1 U2 U3 मैंने बनाया है ना, वो ऐसे हैं, देखो ये क्या मैंने बनाया है, स्नर्प। यही क्या है बेटा, SNRNPs मैंने बनाया है। अब क्या होगा कि ये SNRNPs यहां पे आके इसके साथ अटैच हो जाएंगे, ये देखो GUAG के साथ अटैच हो गए, ठीक। तो इसको, इस स्टेप को मैं क्या लिखना, मुझे क्या लिखना चाहिए, SNRNPs attached with introns, देन अब क्या होने वाला है, ये उसको इंट्रॉन्स को पकड़ के बेटा बाहर निकलेगा, ऐसे, है ना। मतलब 3 डैश 5 डैश कैपिंग टेलिंग, यहां पे इंट्रॉन्स, ठीक, यहां पे इंट्रॉन्स हैं। तो ये स्प्लियोसोम्स
थोड़ा सा ये ऐसे हम बना दें इसको, देख रहे हो बाहर लेके निकल रहा है ये, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लियोसोम। क्या बोलते हैं बेटा, स्प्लियोसोम्स। स्प्लियोसोम्स, सोमा मीन्स बॉडी, और स्प्लिसिंग प्रोसेस करने जा रहा है ये, ठीक है। अब क्या होगा बेटा कि थोड़ी देर के बाद ये, अब इसकी साइज छोटी हो जाएगी ना, मतलब कि ये ऐसा हो गया, ये 5 डैश है और ये 3 डैश है, और इसमें बेटा थोड़े थोड़े गैप बन गए हैं, थोड़े थोड़े गैप बन गए हैं यहाँ पे, और ये कैपिंग है, ये टेलिंग है, और यहाँ पे गैप है। तो गैप जो बना है बेटा, गैप इज सील्ड बाई क्या, कौन गैप को सील्ड करेगा बताओ, लाइगेज। लाइगेज, लाइगेज बेटा गैप को सील्ड कर देगा, और ये जो है स्प्लियोसोम्स कुछ इस तरह से बनेंगे, ऐसा। ये जो है स्प्लियोसोम्स इंट्रॉन्स को लेके बाहर हो गए, मतलब ये क्या है बेटा, स्प्लियोसोम्स बाहर निकल गए, और स्प्लिसिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। गैप इज सील्ड बाई बाई लाइगेज। तो इस तरह से जो हमारा आरएनए बना बेटा, यही क्या है, यही क्या है बेटा, हमारा मेच्योर आरएनए है, या एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए, मैच्योर मैसेंजर आरएनए है ये, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस हमारा हो गया बेटा, ट्रांसक्रिप्शन, स्प्लिसिंग एंड टर्मिनेशन। समझ में आ गया। एक चीज और है, क्लीवेज क्या होता है इसमें। यहां तक ओके है ना, तो मैं क्लीवेज बता के खत्म करूं। यहां तक ओके है बच्चों, यहां तक ओके है तो लिखो, ठीक है। अब हेडिंग, अब हेडिंग दो बेटा क्लीवेज। इसको मैं, स्प्लियोसोम का क्या होता है भाई, काम खत्म उसका, डीनेचुरेट होके बाहर जाएगा, उसका काम खत्म है ना। बाद में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसका रीयूज कर लिया जाएगा उसके बायोमोलिक्यूल्स का किसी दूसरे काम में, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं बेटे। अब लिखो आप हेडिंग, जो छोटा सा हेडिंग, एक और टॉपिक है, उसके बाद हमारा शुरू होगा जेनेटिक कोड नेक्स्ट क्लास में। क्या होता है ना कि जैसे हमने अभी लिखा था कि आरएनए 28s आरएनए, 5s आरएनए, 5.5s आरएनए, 5s आरएनए, ये जो छोटे छोटे आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि डीएनए से एक बड़ा फ्रेगमेंट बनाया जाता है, और उसको काट काट के बेटे छोटे छोटे आरएनए फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसी को बोलते हैं बेटा क्लीवेज। तो इसी को क्या बोलते हैं, क्लीवेज। क्लीवेज हेडिंग दो, क्लीवेज। और इसमें लिखो, इसमें लिखिए लार्जर लार्जर आरएनए प्रिकर्सर, larger RNA precursors are ARER, larger RNA precursors are cleaved to form, cleaved to form, cleaved to form smaller RNAs, smaller RNAs,
नेक्स्ट पॉइंट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब पहली बार जो बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ आरएनए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ आरएनए इज 45s. Primary transcript of rRNA is 45s. 45 years in eukaryotes. In eukaryotes, it is cleaved. फुल स्टॉप के बाद लिखो, it is cleaved to form the following. यूकैरियोट में बेटा, तो जैसे कि मान लो 45s RNA है, ठीक है, इसको तोड़ा जाएगा तो बन जाएगा किसमें, ये पहले होगा 41s RNA में, इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है। इसमें भी बेटा क्लीविंग होगी, तो ये 41s जो है पहले 32s एंड 20s में कन्वर्ट होगा, मतलब ये 32s और 20s में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब 32s जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये दो तरह के आरएनए में 5.8s और 28s आरएनए में, ठीक है। 20s जो है बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा 18s आरएनए में, और ये जो सारे स्टेप्स देख रहे हो बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, ठीक है, इसी को हम क्लीवेज बोलते हैं। और यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर एक एंजाइम लगता है जिसको हम बोलते हैं बेटा राइबोन्यूक्लियेज, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा और यहां पर भी लगेगा, जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज इसी को बोलते हैं बेटा हम क्लीवेज या क्लीविंग। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप सिंपल याद रखो बेटा कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है यूकैरियोट्स में वो 45s होता है, राइबोसोमल की बात कर रहे हैं केवल हम, राइबोसोमल आरएनए की 45s होता है, उसको बाद में काट काट के एंजाइम के हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में बदल दिया जाता है, यही है क्लीवेज। दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक कोड, तो हेडिंग दे दो बेटा जेनेटिक कोड, हेडिंग दे दो जेनेटिक कोड। कल पढ़ेंगे सर जब इंट्रॉन्स को रिमूव ही होना है तो ये बनता ही क्यों है, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा बेटा। चल जाते जाते इसका भी जवाब ले ले। मान लो ये डीएनए जो है यूकैरियोट में, देखो डीएनए ने अपने आप को कितना प्रिवेंट कर रखा है। ये डीएनए है बेटा, यूकैरियोटिक डीएनए है, यहां से यहां तक लेके नॉन कोडिंग है, इंट्रॉन्स है, यहां भी इंट्रॉन है, यहां भी इंट्रॉन है। आप गए एक्सरे कराने के लिए पैर का, है ना, 4 लिम्ब का आप एक्सरे कराने चले गए, ठीक है, वहां बोन मैरो है, बोन मैरो पे एक्स रेज गई और उसने म्यूटेशन कॉज कर दिया बेटा, पॉसिबल है या नहीं है, बता। आपने अपने 4 लिम्ब का एक्स, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल हो सकता है, म्यूटेशन हो सकता है बोन मैरो के सेल्स में, वहां पे लिम्फोसाइट्स बनाई जा रही हैं, वहां पे आरबीसीज बनाई जा रही हैं, वहां पे प्लेटलेट्स बनाया जा रहा है बेटा, वहां पे म्यूटेशन पॉसिबल है। और अगर यही है डीएनए वहां का जो मैसेंजर आरएनए बनाता है, उन सेल्स का सेल डिवीजन खूब चल रहा है, वहां पे रेप्लिकेशन चल रहा है बेटा, वहां पे रेप्लिकेशन चल रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा है, सेल डिवाइड हो रही हैं,
और डीएनए में बेटा ये वो जगह है जहां पे एक्सरे आई अगर, तो म्यूटेशन अगर हो भी गया इंट्रॉन्स के बीच में तो उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा। मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया इसने ड्यू टू इंट्रॉन्स, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स। तो इंट्रॉन्स वो प्लेस हो गया बेटा जो डीएनए को बचा के रखता है, मतलब म्यूटेशन के रेट को कम कर दिया उसने। कम किया या नहीं किया बता जरा। इंट्रॉन्स जो है रेट ऑफ म्यूटेशन को कम किया कि नहीं, डीएनए को प्रोटेक्ट किया या नहीं किया बता जरा। समझ में आया या नहीं? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, तो बेटा और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसके और भी कई सारे बेनिफिट हैं, आप पढ़ोगे आगे चल के खुद अपने आप। किया सर, बट म्यूटेशन भी तो जरूरी है इवोल्यूशन के लिए। गजब बात करते हो। म्यूटेशन जरूरी है बेटा, म्यूटेशन यहाँ पे जरूरी है। यहाँ पे अगर होगा रेट ऑफ म्यूटेशन अगर बढ़ा ना बेटा तो स्पीसीज को एक्सटिंक्ट भी कर देती है, ये भी आप जानते हो, ये भी जानते हो, इवोल्यूशन पढ़ चुके हो आप लोग। म्यूटेशन जो है इवोल्यूशन के लिए तो जरूरी है, ठीक बात है, लेकिन स्पीसीज को भी एक्सटिंक्ट कर सकती है। तो रेट ऑफ म्यूटेशन मेरे कहने का मतलब है स्लो होना चाहिए, अपने आप स्लो होना चाहिए। तो इंट्रॉन जो है रेट ऑफ म्यूटेशन को स्लो कर देता है, बस इतनी सी बात है। अनवांटेड, अनवांटेड बेटा देख, मैंने पहले बोला था एक मोबाइल फोन मंगवाते हो आप, ठीक है ना, उसके साथ उसका वॉल्यूम कितना है और उसके डब्बे का वॉल्यूम कितना है बेटा, है ना, उसको उसके प्रोटेक्शन के लिए। तो आप यूं समझ लो वायरस का बहुत तेज होता है बट वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, वायरस का म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रहा है बट वो एक्सटिंक्ट नहीं हो रहा। तो आप क्या समझते हो, सदियों से जो वायरस था वो आज भी है क्या? नहीं है। तो कहां गया वो, कहां गया बता। बैक्टीरिया इज स्टिल अलाइव फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर एगो। अरे तो बेटा अब दूसरी जगह दूसरी तरफ हम लोग चले जाएं, नए स्ट्रेन्स हैं उसके, बिल्कुल। मैं वो कहानी एक दूसरी हो जाएगी बेटे, समझ रहे हो, वो एक अलग कहानी है। कहानी यहाँ पे इतनी इतनी है कि आपने पूछा था कि इंट्रॉन्स क्यों होते हैं, उसका जवाब मैं बाद में दूंगा। बायोटेक्नोलॉजी जब पढ़ लोगे तो और अच्छी तरह समझ में आएगा वो। ये जो है बेटा इंट्रॉन्स का बेनिफिट है, इसको बेनिफिट है ना। पहला बेनिफिट मैंने बताया कि अनवांटेड जो म्यूटेशन होगा उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। और आप जानते हो हेटेरो, उस तरह से देखा जाए बेटा, हेटेरोक्रोमैटिन जो नॉन कोडिंग होता है, तो सर हम भी होमोसेपियंस हैं। होमो होमोसेपियंस क्या लिख रहा है बेटा, क्या लिख रहा है तू? सर हम भी होमोसेपियंस हैं, हमें ल्यूजेंसिस भी होता है, होम होमोडेंसिस भी थे, बिल्कुल थे बेटा, बिल्कुल थे। चेंज होते होते हम आए हैं, लेकिन उसका भी तो कारण है कि म्यूटेशन का रेट बहुत स्लो था। बिल्कुल, इवोल्यूशन ने ही तो बचाया, इवोल्यूशन ने ही तो बचाया, बिल्कुल इवोल्यूशन ने ही बचाया है बेटा हमारे में। हम ये नहीं कहते कि म्यूटेशन जो है स्पीसीज को एक्सटिंक्ट कर देती है। वो भाई इवोल्यूशन क्या है, म्यूटेशन ही इवोल्यूशन है एक्चुअल में। लेडरबर्ग का एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा कि म्यूटेशन अगर नहीं होता तो बैक्टीरिया अपने आप को नहीं बचा पाता। लेकिन मैंने तो ये कहा बेटा कि अनवांटेड एकदम से रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत स्लो होना चाहिए, ये भी आप जानते हो, रेट ऑफ म्यूटेशन बहुत स्लो होना चाहिए, जानते हो, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, आप बताओ। आप सब लोग सेटिस्फाई हो कि नहीं इस बात से, या अग्री हो कि नहीं बताओ पहले, कि रेट ऑफ म्यूटेशन कम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो रेट ऑफ म्यूटेशन को कम करने में इंट्रांस हेल्प करेगा कि नहीं करेगा बता बेटे।
रेट ऑफ म्यूटेशन को इंट्रॉन स्लो करे, कम करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। तो इसका फायदा हुआ नहीं हुआ? बोलो, फायदा हुआ। और हेटेरो, बिल्कुल हुआ बेटा, बिल्कुल सही बात है। और हेटेरोक्रोमैटिन भी इसके साथ, ये कहां आप भूल गए बच्चे? ये कैसे भूल गए? हेटेरोक्रोमैटिन 98% है बेटा हमारे सेल के अंदर, 2% डीएनए ही एक्टिव है जो कोडेड है। अभी पढ़ने वाले हैं हम, अभी पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़ने वाले हैं, अब जेनेटिक कोड पढ़ने जा रहे हैं हम। केवल 2% डीएनए ही एक्टिव है, मतलब रेट ऑफ म्यूटेशन को बहुत स्लो करके रखा हुआ है हमारा सेल। बेकार का डीएनए लेके ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है, बाहर नहीं फेंका उसने बेटा। 98% ऑफ डीएनए को केवल बेकार में होल्ड किए हुए है वो हमारा सेल। क्यों? अनवांटेड म्यूटेशन को रोका जा सके, जो खुद चाहेगा वो म्यूटेशन आगे बढ़े। क्या हुआ आफ्टर कर सकते हैं हमारे, मेरे को समझ में नहीं आया अभी क्या आपने लिखा था बेटा, दोबारा लिख सको तो हम पढ़ सकते हैं। तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि जो ड्यू टू एटमॉस्फियर, मतलब एडवर्स कंडीशन में सरवाइव करने के लिए जो म्यूटेशन होता है वो बेनिफिशियल होगा बेटा। क्या हम अल्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, लेकिन करते नहीं है। हम अल्टर कर सकते हैं, करते नहीं है। मतलब ये हुआ बेटा कि एडवर्स कंडीशन के अगेंस्ट हमको फाइट करने में जो म्यूटेशन होगा बेटा वो तो बेनिफिशियल होगा, लेकिन अनवांटेड बिना मतलब का स्पीड से म्यूटेशन करा जो होगा वो खतरनाक होगा, और उसको ये रोकता है।